हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। आज लेकर के आए हैं क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा फिजिक्स साइंस में फिजिक्स का। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप देख करके आप एग्जाम में जाइएगा और आसानी तरीका से आप इन सारे प्रश्नों को फिजिक्स में आप सॉल्यूशन कर आइएगा। जो कितना कितना मार्क्स का है, तो 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन जो हम सेट किए हैं, जो काफ़ी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, उन सभी बोर्ड से यदि अगर आप हों तो आपके लिए यह फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न है कि प्रकाश से पहला फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो है ना, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखें, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ना, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, ध्रुव जिसको इंग्लिश में पोलर कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो यह भी दोस्तों आपके लिए है ना एक काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो यह है ना 3 नंबर के प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, कि ध्रुव को परिभाषित करें, या ध्रुव से आप क्या समझते हैं, या ध्रुव किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र क्या है दोस्तों? ये भी एक प्रश्न है, जो है ना, ये भी पिछले 2024 में यह पूछा गया यह प्रश्न है कि वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, तो ये आप याद रखेगा। 2025 में भी यह प्रश्न पूछा गया है ना, तो 2026 में भी यह प्रश्न आने का चांस है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? तो अंतर, जब भी अंतर कहेगा है ना, तो अंतर कहेगा तो हम लोग कम से कम 3-3 पॉइंट, कम से कम 4-4 पॉइंट लिखेंगे। 3 या 4 पॉइंट हम लोग मिनिमम लिख देंगे। ठीक है, तो आपका अच्छा रहेगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, कम से कम 3-3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, अंतर जब भी कहेगा तो, चाहे वह केमिस्ट्री का हुआ है ना, केमिस्ट्री का प्रश्न हो, या फिजिक्स का प्रश्न हो, या बायोलॉजी का प्रश्न हो, कम से कम 3-3 पॉइंट लिखना है डिफरेंट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जो दर्पण सूत्र लिखे, दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र जो लिखना है, इसको लिखना है, दर्पण सूत्र खाली लिखना है ना। अगर इसको परिभाषित भी करना रहता तो इसको आसानी से परिभाषित कर देते। क्या है ना, कि एक यू होता है ना, मीन्स वस्तु दूरी होता है, और एक भी होता है मीन्स प्रतिबिंब दूरी होता है, और एफ होता है जिसको कहा जाता है मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, यानी जो दर्पण सूत्र होता है ना, तो 1/F होता है 1/V-1/Q होता है। यह होता है क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा, दर्पण सूत्र यह होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न है जो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप इसको है ना याद करके ही जाइएगा, माइंड में इसको छाप करके आप लोग को जाना है। VBI क्वेश्चन है। ठीक है, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। ठीक है ना। प्रश्न है कि समतल दर्पण के लिए, कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर है। ठीक है, के लिए है ना, आवर्ध यानी मैग्निफिकेशन का मान जो है +1 होता है।
तो इसमें बताना है कि यदि m बराबर 1 हो और है ना और धनात्मक चिन्ह पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है, ये तो बताना है कि m बराबर 1 होगा, है ना, एगो धनात्मक चिन्ह होगा, तो इन दोनों से क्या है ना क्या दर्शाया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आप आंसर है ना जो है आप अच्छे तरीका से रिमेम्बर करके ही जाइएगा एग्जाम में, ताकि आसानी से बना सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक, ये भी प्रश्न आपने याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या है ना, अपवर्तनांक क्या, यह भी काफी आपके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका सही मात्रक लिखना है। यह भी देखिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, यह 2023 है ना 2024, ठीक है 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है, जो काफी है ना आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई यूनिट होता क्या है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं दोस्तों, समंजस से आप क्या समझते हैं? समंजन क्षमता और समंजस एक चीज है। ठीक है, तो समंजस हम क्षमता से आप क्या समझते हैं, या नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, अथवा ये दोनों एक ही प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपने जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए इस प्रश्न को भी आप रिमेम्बर करके जाइएगा। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, या समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, दोनों प्रश्न सेम ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष कौन दोष है? तो दृष्टि दोष है ना, दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में हम लोग परिभाषित भी करना है, इसको परिभाषा भी लिखना है, और साथ साथ ये होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को भी लिखना है। ठीक है, ये भी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या अभिप्राय है? वायुमंडलीय जो अपवर्तन है इससे क्या अभिप्राय है? ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या अभिप्राय है, तो ये भी जो है प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? तारा टिमटिमाता है लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाता, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, परंतु ठीक है परंतु ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी प्रश्न है जो दोस्तों, है ना, कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त, ठीक है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न ये वाला ऑल जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन है कि सूर्योदय यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त जब होता है, तो सूर्यास्त के बीच का जो लगभग समय दिया गया है कितना का अंतर डिफरेंट होता है, 4 मिनट का डिफरेंट होता है। बस यहाँ पूछ रहा है क्यों, इस ये भी प्रश्न आपने याद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, क्यों? ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट जो है 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, ये और इम्पोर्टेंट है, यह जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इजी सा प्रश्न है ना, इसको सामान्य लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए, इसका नियम लिखना है, ओम का नियम लिखना है, और इसका सत्यापन भी करना है, ओम के नियम के साथ साथ लिखना भी है, साथ साथ सत्यापन भी करना है। अब यहाँ पर संबंध भी बराबर आ रहा ही होता है, जहाँ भी है ना विभवांतर होता है, भी क्या होता है, विभवांतर आर, है ना, अब प्रतिरोध एवं आई, प्रतिरोध आर जो है प्रतिरोध एवं आई जो है क्या है, धारा है, इस नियम पर आधारित है, संबंधित नियमों को है ना लिखिए और सत्यापित करना है। ओम के नियम को लिखना है, और साथ साथ उस नियम के द्वारा कुछ सत्यापन भी करना है, कि भर भी बराबर जो होता है ना आर आई होता है। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें,
कौन से क्रम को परिभाषित करना है, तो श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोधक क्रम R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करे, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि पार्श्व क्रम संयोजन को परिभाषित करे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्व क्रम में जुड़े R1 R2 R3 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किस क्रम में जोड़ा गया है इन 3 प्रतिरोधकों को, तो पार्श्व क्रम में जोड़ा है। तो पार्श्व क्रम में जब जोड़ा जा रहा है तो उस केस में है ना, इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किससे कहते हैं, यह भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊष्मा संबंधित जूल का नियम लिखिए एवं सूत्र Q बराबर I स्क्वायर RT का निगमन कीजिए। ठीक है, इसका भी इस प्रश्न का भी आपने आंसर याद करके ही जाइएगा अपने नोट्स कॉपी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किससे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये तो और इजी, लेकिन आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है। ठीक है, तो उसका परिभाषित कर देंगे हम लोग, और उसी में क्या कर रहे हैं, एक परिनालिका चुंबक की गति कैसे व्यवहार करती है, उसमें यह भी दर्शाना है कि जो एक परिनालिका है उस परिनालिका में चुंबक की जो भांति है किस प्रकार से व्यवहार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या लिखना है, डिफरेंट लिखना है। ठीक है, अंतर लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है। भू संपर्क तार कहने का मतलब अर्थिंग वायर है ना, का कार्य क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, इसी में एक और प्रश्न, धातु के साधित्रों को भू संपर्कित क्यों करते हैं। ठीक है, अब फ्लेमिंग का नाम, फ्लेमिंग का वाम हस्त को लिखें, है ना। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी क्या है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आपूर्ति में लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, और अति भारण जिसे ओवरलोड कहते हैं, से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यह भी जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लघु पतन और अति भारण में क्या अंतर है। ठीक है, तो कम से कम 3 3 4 4 पॉइंट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न में एक अथवा में दिया हुआ है, इन दोनों प्रश्न में अगर यदि अथवा जहां भी लगता है क्वेश्चन पेपर में, वहां पर उन सब में से एक ही प्रश्न बनाना है। जिस क्वेश्चन पे अथवा लगा हुआ रहेगा और 2 प्रश्न रहेगा तो उसमें एक ही प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अथवा में दिया है, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है। कोई भी विद्युत परिपथ है और उसमें अतिभारण कब होता है, यानी ओवरलोडिंग कब होता है। इस प्रश्न का भी आपने आंसर ढूंढ कर और याद कर कर आप जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर, चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को है ना सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है।